यस, गुड इवनिंग। लास्ट कहाँ खत्म किया? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो वहीं से वापस स्टार्ट करते हैं अपन। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कल हमने बात करी थी यूटिलिटी के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड टोटल यूटिलिटी। तो कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो फर्स्ट टॉपिक था जिसका नेम था मार्जिनल यूटिलिटी। इन शॉर्ट हम इसको क्या लिखेंगे? MU। और इसका मीनिंग भी हमने पढ़ा था, वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज दैट यूटिलिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। और एक हमने TU के सेंस में भी इसको पढ़ा था। टोटल यूटिलिटी का मतलब चेंज कितना आ रहा है। कल हमने लिखा था 10 और 18, याद है? हमने फर्स्ट यूनिट पर 10 टोटल यूटिलिटी लिखी थी, सेकंड पर लिखी थी 18। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। यानी कि हमने इसका सेकंड जो डेफिनेशन लिखा था, नेट एडिशन इन टोटल यूटिलिटी इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी में कितना नेट एडिशन हो रहा है उसको भी हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, MU इक्वल्स टू TUN माइनस 1 और सेकेंड फॉर्मूला था MU इक्वल्स टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। अच्छा, एक और चीज मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो सही है या नहीं बताना। MU इक्वल्स टू मैंने लिखा TUN प्लस 1 माइनस TU N अगर n अपन लेता है प्लस 1 दैट इज 4। ये फॉर्मूला सही है या नहीं है? n प्लस 1 और TUN। ये जो फॉर्मूला लिखा सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? समझते हैं इसको भी। यहां सपोज n की वैल्यू 4 है, तो यहां हम कितना पुट करेंगे? 4। यहां भी 4 पुट करेंगे। 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3। यानी कि यहां 4 यहां 3। मतलब हमेशा ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां पर अगर 4 है तो इसके आगे इससे पहले वाली यूनिट आएगी। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, है ना, एक पीछे वाली यूनिट आएगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 3। क्या हुआ? सेम ही तो है। तो यहाँ भी तो अपन ने वैल्यू चेंज कर दी। नहीं, वैल्यू सेम में तो कंडीशन अलग हो जाएगी ना। फिर अपना कॉन्सेप्ट ये है कि हमें नेक्स्ट यूनिट का एडिशनल कितना वो निकालना है। उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अपन लगा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले नेक्स्ट यूनिट होगी तो इससे पहले वाली यूनिट आनी चाहिए। 1 का डिफरेंस चलता है इसमें। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, यानी कि एक पीछे की यूनिट आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो यूनिट आएगी उससे एक पीछे वाली यूनिट यहाँ आनी चाहिए, चाहे कोई भी यूनिट हो। यहाँ पर जो यूनिट ली है उससे जस्ट 1 बैक वाली यूनिट अपने पास आ जानी चाहिए। तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, कल अपन ने इसको अच्छे से समझ लिया था TU को, सॉरी MU को। अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है जिसका नेम है टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? TU। टोटल यूटिलिटी मीन्स ओवरऑल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ओवरऑल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल मतलब सभी से मिलकर अगर हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी तो उन सबसे कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। तो ये क्या होती है? ओवरऑल यूटिलिटी from the consumption of
फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट्स। क्या लिखा अपन ने? ओवरऑल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द गिवन यूनिट्स। हमारे पास जितनी भी यूनिट्स गिवन है उन सभी यूनिट्स के कंजप्शन से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वही हमारे लिए टोटल यूटिलिटी होती है। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है और उन हर एक एडिशनल यूनिट का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी आएगा। तो अपन ने क्या लिखा? इट इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं TU इक्वल्स टू सिग्मा MU। सिग्मा मतलब टोटल करना होता है, सम करना होता है, इसका सम करेंगे MU का, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल यूटिलिटी आएगा। ठीक है, अब हम जो कल टेबल बनाई थी वापस अपन इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स हैं, देन MU है। इसकी हेल्प से अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? TU। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स अपन ने लिखी थी MU के अंदर 10 8 6 4 2 0 एंड -2। अब TU कैलकुलेट करना है तो 1 यूनिट जब कंज्यूम कर रहे हैं तो एडिशनल भी 10 होगा और 1 यूनिट का टोटल भी कितना होगा? 10 ही होगा। ये हमने लिख दिया 10। अब जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी तो जो सेकंड नंबर की यूनिट है उससे हमें 8 का सेटिस्फेक्शन मिला। अगर दोनों से मिला के पूछा जाएगा तो कितना? 10 इससे और 8 इससे, टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 11th क्लास में CF निकालना सीखा था ना, बस वही कॉन्सेप्ट लगेगा। 10 में 8 प्लस किया 18, 18 में 6 प्लस करेंगे क्या आएगा? 24। देन 4 प्लस करेंगे +2 +0 -2 28। तो अपन ने क्या किया? MU का सम किया है जिससे हमें क्या मिला है? टोटल यूटिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा टोटल यूटिलिटी का। यहां पर कोई डाउट है टोटल यूटिलिटी और MU के अंदर? नहीं, क्लियर है? चलो इसके आगे अपन अब इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, MU और TU में क्या रिलेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। टॉपिक नेम इज रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। MU एंड TU में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं? देयर आर 3 रिलेशंस बिटवीन MU एंड TU। टोटल 3 रिलेशन अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। वो क्या रिलेशन होते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जो हमारे पास ये टेबल है ना, इस टेबल की हेल्प से अपन क्या बना रहे हैं? डायग्राम। ऐसे कुछ होता है डायग्राम पर, ग्राफ जब बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, है ना। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमें कमोडिटी की यूनिट्स को प्लॉट करना है। इधर क्या लिखेंगे अपन? यूनिट्स। और यूनिट्स हमारे पास 1 से लेकर के 7 तक है। तो इक्वल डिफरेंस में हम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद MU और TU को हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो MU और TU का मैक्सिमम वैल्यू 30 है। MU और TU में मिलाकर मैक्सिमम कितना है? 30 है। और एक माइनस में भी वैल्यू है ना, -2। तो अपन को नेगेटिव में भी शो करना है। अब सबसे पहले अपन इसका एक स्केल लेंगे, वो स्केल इक्वल होना चाहिए, है ना। कोई भी डायग्राम बनाते हैं अपन तो इक्वल स्केल के हिसाब से चलते हैं अपन। तो मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पर क्या दिख रही है? 2-2 के डिफरेंस में है ना। तो अपन 2-2 के डिफरेंस ले लें, नहीं थोड़ा गैप कम ले लें, 4 का लें, 4 का ले लेते हैं। चलो 4 ले लेते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 और 32। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? MU एंड
टीयू। अच्छा, इधर -4 भी करना पड़ेगा, स्केल तो हमेशा इक्वल चलेगा, तो इधर हमने 32 तक, नीचे -4 तक करा। अब 1 बाय 1 डायग्राम बनाना है। पहले हम यूनिट्स को एमयू के साथ मैच करेंगे, यूनिट और एमयू को साथ में लेके अपन को एक डायग्राम बनाना है। तो यूनिट जब 1 थी तो एमयू कितना था 10, तो 1 और 10 का एक कॉम्बिनेशन अपन को बनाना, तो 10 आएगा 8 और 12 के सेंटर में, है ना। तो यहां पर आएगा अपने पास 2 पर 8, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अपन मार्क करेंगे इस तरह से। 3 पर 6, 4 पर 4, 5 पर 6 पर 0 और 7 पर -2, लगभग यहां पर आएगा। अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। नेगेटिव होगा ना, क्योंकि एमयू में नेगेटिव वैल्यू है, -2 था तो ये नेगेटिव की तरफ भी जाएगा, है ना। आप जब इसको प्रॉपर स्केलिंग लोगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपकी, स्केल से जब ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये डायग्राम बना एमयू का, ठीक है। अब ऐसे अपन को टीयू बनाना है। 1 पर टीयू भी कितना है 10, पहला पॉइंट यही मार्क होगा। 2 पर 18, तो 2 पर 18 मार्क करेंगे। 18 का आएगा 20 और 16, सॉरी हाँ 20 और 16 के सेंटर में। उसके बाद 3 पर 24, 4 पर 28, फिर 30 आएगा यहां पर, है ना, सेंटर में। फिर 6 पर भी 30 और फिर 28, है ना। अब इसमें कैसे डायग्राम बन रहा है, ये इस तरह, ये हमारे पास 2 लाइनें बनी है, एक एमयू और दूसरा टीयू। अब इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए अपन को एक लाइन को ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। जहां पर ये 0 हो रहा है ना, 6 यूनिट पर ये 0 है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब अब हमें नीड नहीं है कंजप्शन करने की, हमारा पेट भर चुका है। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण तृप्ति का बिंदु, यानी हम दाब चुके हैं खाना खा के। हाँ, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। इसके आगे हमें कंजप्शन की नीड नहीं है, अगर कंजप्शन करेंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इस डायग्राम के बेसिस पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें रिलेशंस लिखेंगे। 3 रिलेशन होंगे टोटल, है ना। तो एक बार समझ लो, उसके बाद नोट डाउन करना, मैं टाइम दूंगा। अभी बता रहा हूं क्यों करिए, है ना। एक बार रिलेशंस अपन लिख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट रिलेशन समझना, ये हमारा एमयू है, यहां तक 0 नहीं हुआ उससे पहले तक, और इसी कॉन्सेप्ट में सेम यहां से लेकर के यहां तक, यानी 6 यूनिट से पहले तक। टीयू का भी 6 यूनिट तक पहले तक देखेंगे। तो पहला रिलेशन है कि जब एमयू डिक्रीज हो रहा है ना, एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, अभी 0 या नेगेटिव नहीं हुआ। तो अपन पहला पॉइंट देख रहे हैं कि जब एमयू डिक्रीज हो रहा है तो टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट रिलेशन क्या है, जब एमयू डिक्रीज होता है तो टीयू इंक्रीज होता है। हमारे टेबल में भी देखो, जब एमयू डिक्रीज हो रहा है 0 होने से पहले तक, तब तक टीयू इंक्रीज हो रहा है ना। तो फर्स्ट रिलेशन हम क्या लिखेंगे, व्हेन एमयू डिक्रीजेज बट क्या हो, पॉजिटिव, बट पॉजिटिव। तो यहां इसके बाद भी तो डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन वो 0 और नेगेटिव हो गया, तो उस चीज को छोड़ दें। लेकिन पॉजिटिव है तब तक टीयू पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो देख रहे हैं। When mu decreases but positive, then tu increases। जब हमारा mu डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक tu क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पहला रिलेशन है। सेकेंड पॉइंट यहां तक, इस 6 से पहले तक हमारा mu पॉजिटिव था। 6 यूनिट पर हमारा mu क्या हुआ, 0। 6th नंबर के यूनिट पर mu क्या हो गया, 0 हो गया। जब mu 0 होगा तो tu इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा।
है ना। जब mu क्या होगा, 0 होगा, तब tu इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। 30 इज द मैक्सिमम पॉइंट इन tu। तो जब ये mu 0 होता है उस कंडीशन में tu हमेशा मैक्सिमम रहेगा। तो सेकेंड रिलेशन क्या लिखेंगे, when mu is 0 then tu is मैक्सिमम। उससे पहले यहां था, इसके आगे भी मैक्सिमम है ना। तो अपन को पता तब चल रहा है जब 6 यूनिट पे आए कि वो इससे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट है और इससे आगे नहीं बढ़ा हो, इसलिए लास्ट पॉइंट जहां होगा वहां तक अपन मैक्सिमम बोलेंगे, है ना। हाँ, 0 पर ही देखना अपन को, ठीक है। तो mu जब 0 होगा तब tu मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, है ना। 5 पर भी मैक्सिमम है, लेकिन अपन को 5 पॉइंट के आगे भी तो कंज्यूम कर रहे हैं अपन। तो 6 जब कंज्यूम करेंगे तब अपन को एस्टिमेट करना है कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, 0 होने के बाद mu क्या हो रहा है, नेगेटिव। डिक्रीज तो यहां से ही हो रहा है, वो 0 के बाद नेगेटिव हो रहा है। तो जब ये नेगेटिव होता है ना तब tu डिक्रीज होने लग जाता है। mu जब नेगेटिव होगा तो tu क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो थर्ड जो रिलेशन होगा वो हम लिखेंगे when mu is negative then tu decreases। ये 3 रिलेशन अपन को हमेशा ध्यान में रखने हैं। समझ में आए कैसे? तो आप जब डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक की सिचुएशन mu डिक्रीज tu इंक्रीज, mu 0 tu मैक्सिमम, इसके आगे mu नेगेटिव tu डिक्रीजेस, है ना। ये 3 रिलेशंस हैं। अगर अब नोट करना है तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है लॉ ऑफ डी एम यू। लॉ ऑफ डी एम यू। लॉ ऑफ DMU। DMU का मतलब डिमिनिशिंग, MU का मतलब पढ़ा अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी। अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। तो साइंस क्यों है? क्योंकि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वैसे हमारे भी प्रिंसिपल्स हैं, हमारे भी लॉज हैं। पहला लॉ अपन स्टार्ट करें, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा इस लॉ के बारे में जानते क्या है। दिस लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय सुना है क्या इसके बारे में? प्रोपाउंडेड बाय हर्मन हेनरिच गोसेन। पर्सन का नेम है हर्मन हेनरिच गोसेन, जिसको शॉर्ट में हम HH गोसेन कहते हैं। ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, HH गोसेन के नाम से इसको शॉर्ट में जाना जाता है। ये लॉ इसने प्रोपाउंड किया है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने प्रोपाउंड किया है, ऐसे अपना ये जो लॉ है किसने प्रोपाउंड किया है? HH गोसेन ने। और इसी कारण से इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ H गोसेन, या इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, है ना। इसी लॉ का नेम है फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, इसका मतलब हमें DMU को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब ये लॉ है क्या और किस पर बेस्ड है? तो इस लॉ में HH गोसेन ने क्या किया है कि कंज्यूमर जो सेटिस्फाइड होता है ना, जो हमने अभी यूटिलिटी पढ़ी थी MU, वो डिक्रीज होती है, अपन ने पढ़ा था। तो इसने भी यही कहा है, कुछ नई चीज नहीं कही है, कि कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी की एडिशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज होना होता है। जब हम किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा।
डिक्रीज होगा। हमने अभी MU बनाया भी था टेबल के अंदर, MU 10, फिर 8, फिर 6, 4, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये चीज इसने कही है। तो क्या इनके कहने से पहले किसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता था? ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। वो तो हमेशा से, जब से हमारे ह्यूमन बीइंग्स हम लोग बने हैं, है ना, इस अर्थ पर हम जन्म लिए हैं ना मनुष्य, तब से ऐसा ही हो रहा है कि सेटिस्फेक्शन हमारा डिक्रीज ही होगा। लेकिन पहली बार इन भाई साहब ने कहा है, इस वजह से इनके नाम से लॉ बन गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, विच इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। ठीक है ना। अब इस लॉ का एक्सप्लेनेशन अपन क्या है, वो अपन को पढ़ना है। अभी मैंने जो चीज कही वो एक्सप्लेनेशन है। वैसे लॉ का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसने क्या कहा, when a consumer consumes more and more standard units of a commodity, then from each एडिशनल यूनिट, क्या लिखा अपन ने, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट एडिशनल यूटिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MU। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, MU। वो क्या होती है, मस्ट बी डिक्लाइन। ये इन्होंने डिफाइन दी है इसकी। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी मींस मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी डिक्लाइन। उसने क्या कहा कि जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स को, है ना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इस लॉ का एक्सप्लेनेशन है ना। इसके बारे में इन्होंने ये बताया है ऐसा होता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने टेक्निकली डाली है, जैसे कि यहाँ इसने लिखा था स्टैंडर्ड यूनिट्स, मोर एंड मोर, है ना। इसके अलावा एडिशनल यूनिट्स हैं। ये इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है ना। ये इसकी अजम्पशंस का पार्ट है। इसने क्या लिया है अजम्पशंस के रूप, क्योंकि हर लोग जो पढ़ते हैं ना उसके पीछे कोई न कोई अजम्पशंस होती है। तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ अजम्पशंस ली है इसने, वो अजम्पशंस अपन को समझनी है। सबसे पहला इसने कहा है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर, मतलब मोर एंड मोर का मतलब कंटिन्यू। हम जो कंजम्पशन करेंगे ना वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे हम कंटिन्यू 7 चपाती कंज्यूम करेंगे तभी लो एप्लीकेबल है। अगर हमने पहली चपाती खाई, फिर आराम से घंटे पर घूमने फिरने चले गए, फिर वापस आके दूसरी चपाती खाएंगे, तो हो सकता है कि पहले से सेटिस्फेक्शन कम मिला, दूसरी से ज्यादा मिल जाए, है ना, क्योंकि गैप है, टाइम गैप आ गया। तो हमें गैप नहीं देना है, हमें कंजप्शन कैसे करना है, कंटिन्यूअस करना है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंजप्शन के अंदर। दूसरी चीज उसने कही कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट जब आएंगे और आपकी मम्मी बोलती बेटा पानी लेके आना, तो बेटा अपना छोटा सा चम्मच लेके आ रहा, लो लो पानी पी लो। तो क्या ये स्टैंडर्ड है क्या? नहीं है ना। हर चीज का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, और अगर अपन उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करके कुछ और चीजें करेंगे तो लोग अपन को पागल कहेंगे, है ना, पागल हो गया दिखता है। इसलिए हमें कंजप्शन के टाइम पर भी यूनिट्स जब कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना, स्टैंडर्ड यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। घर पे मम्मी ने बोला आज बेटा खाना तो बना देना, शाम को मम्मी आके देख रही थी 30-30 रोटियां बना रही थी, और फिर खाने बैठे तो 25-30 रोटी खा ली। तो फिर गीतांजलि कह रही कि 30 रोटियां खा गया, बने कितनी, इतनी सी। तो रोटियों की साइज भी एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज होता है ना, तो उसको देखने से हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग से कि इस टाइप की भी कोई रोटी होती है। तो हर चीज का, हर कमोडिटी के कंजप्शन का क्या है, एक स्टैंडर्ड रेडी है। उसी स्टैंडर्ड से हमें क्या करना है, कंजप्शन करना। अगर अपन पानी भी पी रहे हैं तो ग्लास ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, नॉट अ स्पून ऑफ वाटर।
इस वजह से हमें जो कंजप्शन कर रहे हैं उसका यूनिट क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। अगर हम चपाती भी कंज्यूम कर रहे हैं तो चपाती का एक नॉर्मल साइज है, वो साइज होना चाहिए, एबनॉर्मल साइज चपाती का नहीं होगा। या तो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, हाँ उससे थोड़ी सी सेंटर में होनी चाहिए। तो यूनिट्स कैसी होनी चाहिए हमारी, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजप्शन नहीं करेंगे तब हो सकता है ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो वहां पर, है ना। ऐसा किसने कहा है, एच गोसेन ने कहा है। पहला कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। दूसरी चीज उसने क्या कही, यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो दो चीज इसने स्पेशली कही है। और अगर कंज्यूमर इसके कहे अनुसार काम करता है, कंजप्शन करता है, तो जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें इसकी डेफिनेशन में अब दिख रही है अपन को। इसके अलावा कुछ और चीजें भी है जो अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, इस लॉ के हम कुछ अजम्पशंस पढ़ रहे हैं। तो पहला अजम्पशन तो इसके डेफिनेशन से पता चला, कंजप्शन कैसा होना चाहिए, कंजप्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंजप्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। यूनिट्स कैसी होगी, यूनिट्स कैसी होगी, स्टैंडर्ड। हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजप्शन करना है। तीसरा अजम्पशन इसने कहा है कि कंज्यूमर जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है ना, उसके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। टेस्ट जैसा पहली यूनिट का होगा वैसे अगली यूनिट का भी होना चाहिए। अगर वो टेस्ट को चेंज करता है तो मे भी उसकी यूटिलिटी कम होने की जगह क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे हम चपाती बना रहे हैं और चपाती की पहली जो यूनिट है वो नॉर्मल है बिना घी लगाए हुए, सेकेंड हमने चपाती बनाई लेकिन उसका फ्लेवर चेंज कर दिया ना, पराठा बना दिया उसको, तो फिर क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में सेकंड से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जबकि लोग कहता है कि पहले से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलना चाहिए, दूसरे से कम मिलना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टेस्ट को चेंज कर दिया। इसका मतलब टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो थर्ड जो, हाँ बराबर भी मिल सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है ना, तो हमारा लो फेल हो जाएगा फिर। तो ये अजम्पशंस अपन को लेके चलनी है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा अजम्पशन है कि जो हम यूनिट कर रहे हैं ना वो एक जैसी होनी चाहिए, उनके साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड तो होगी लेकिन स्टैंडर्ड के साथ साथ वो होमोजीनियस होनी चाहिए, है ना। पहली चपाती जैसी साइज थी वैसी ही साइज दूसरी की होनी चाहिए, वैसी ही तीसरी की साइज होनी चाहिए। साइज में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि जो साइज होगा वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो यूनिट मस्ट बी होमोजीनियस। इसके अलावा कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी हमें कांस्टेंट मान के चलनी, कि कंज्यूमर की जो इनकम थी उतनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। क्योंकि ज्यादा इनकम होने से फिर वो अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकता है ना। जो क्वांटिटी पहले कंज्यूम कर रहा है हो सकता है उससे बेटर क्वांटिटी उसको मिल जाए, इसलिए उसकी इनकम में भी क्या नहीं करना, अपन को कोई चेंज नहीं करना है। तो इनकम भी क्या रखनी है, कांस्टेंट। इनकम ऑफ कंज्यूमर should remain constant। कंज्यूमर की इनकम भी क्या होगी, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तो इसके हो गए अजम्पशंस। और कंज्यूमर क्या है, एक रेशनल पर्सन है, ये हमेशा मान के चलना है। एक अजम्पशन अपन क्या लिखेंगे, कंज्यूमर कैसा पर्सन है, रेशनल पर्सन है। कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन। कंज्यूमर क्या है, रेशनल पर्सन, यानी उसका दिमाग काम करना चाहिए। मैं कंजप्शन कर रहा हूं तो इस लिमिट तक ही मुझे करना है, इसके आगे मैं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। यानी इतना सोचने की कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए। यानी पागल आदमी नहीं होना चाहिए। पागल को पता ही नहीं चलता, ठूसता जाता है ना, फिर उल्टा भी करता साथ। तो ऐसा आदमी नहीं है। हम सभी क्या है, रेशनल्स हैं। हमारे में सोचने की क्षमता है, हमारे में सोचने की कैपेसिटी है। तो ये इसकी क्या हो गई, अजम्पशंस है। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉ है, वो यूनिवर्सल नहीं है। हम जो साइंस पढ़ते हैं ये हमारी सोशल साइंस है, और सोशल साइंस कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकती है।
साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, उसके कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी तो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हमारे जो लॉ हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहां पर इस लॉ के भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन कंडीशंस में ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये तो मानना ही पड़ेगा, ये मानेंगे तो अप्लाई होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन भी है जब उनमें कभी अप्लाई होता ही नहीं है, तो वो एक्सेप्शंस बोल लेती है। तो इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो एक्सेप्शंस क्या क्या वो अपन देख रहे हैं। अब अजम्पशंस के आगे अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस ना। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं अजम्पशंस और एक्सेप्शन। क्वेश्चन एक्सेप्शंस पूछ रहा है, अजम्पशंस लिख के आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का एक कॉमन ये डाउट है। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, यानी कि इन कंडीशन में लॉ अप्लाई नहीं होगा, और अजम्पशंस का मतलब हमें ऐसा मान के चलना है कि ये चीजें होगी तभी ये लॉ अप्लाई होगा, है ना। एक्सेप्शंस जैसे बोल रहे हैं ना कि हम किसी कॉमोडिटी का कंटिन्यू कंजप्शन करेंगे तो अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा, लेकिन एक्सेप्शंस में उल्टा है, कम नहीं होगा ज्यादा होगा। सेटिस्फेक्शन का लेवल इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहला इसका एक्सेप्शन है मनी। क्या है, मनी। सोच के देखो, मनी की एक यूनिट हमारे पास आएगी, एक 500 का नोट आया, खुशी मिलेगी। दो 500 के नोट आएंगे तो और खुशी मिलेगी, 3 आएंगे तो और ज्यादा मिलेगी। एंड सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए मनी के अंदर ये अप्लाई नहीं होता है। घर पे मेहमान आते हैं ना, मौसी आई या नाना नानी आए तो पैसे देके जाते हैं, तो नहीं देके जाते हैं, अभी भी मिलते हैं, है ना। लेकिन अपने सामने तो मम्मी भी मना करती, नहीं 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 लेने, और अपन भी मना करते हैं अंदर वाले मन से, नहीं चाहिए, लेकिन है ना, ऊपर से बोलते नहीं चाहिए, लेकिन फिर अंदर से तो चाहिए होते हैं। हाँ, आजकल फोन पे मिलते हैं। हाँ, कोई तो देता है ना। तो जैसे वो जाएंगे फिर पैसे आएंगे तो भाई बहन लड़ेंगे, अरे नहीं मैं तो मेरे, ये मेरे, है ना। अंदर की खुशी अलग होती है। तो वो सेटिस्फेक्शन है हमारा ना, क्योंकि मनी पर ये लॉ अप्लाई नहीं है। अगर सब जगह ये लॉ अप्लाई होता तो फिर पैसे से भी लोग सेटिस्फाइड हो जाते, पैसा नहीं चाहिए होता, है ना। आज अंबानी जी भी कमा रहे हैं क्योंकि उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। जितना ज्यादा पैसा और ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहते हो, इस वजह से मनी। इसके साथ साथ और भी जो प्रीशियस चीजें हैं, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब चीजों पर ये अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो पहला इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, मनी है। सेकंड एक्सेप्शन भी है इसका। सेकंड एक्सेप्शन है अल्कोहल। बैड इफेक्ट तो होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पैक लगते जाते हैं ना, वैसे बढ़ता जाता है। लेकिन लिमिट के बाद तो वो नॉर्मल पर्सन नहीं रहता ना, इरेशनल बन जाता है, रैशनल नहीं रहता है। लेकिन कोई भी शराबी होता है ना, तो पहला पैक लगाएगा उसको ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको नशा चढ़ता है तो फिर ज्यादा मजा आता है, फिर उसको चक्कर आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एडिशनल यूनिट से उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा पैक क्यों लेता, एक ही लेकर रुक जाता। लेकिन अगले पैक से उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए इस पर भी लॉ अप्लाई नहीं होता है ना। तो ये 2 एक्सेप्शंस आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? हाँ हाँ, लेकिन उसकी तो लिमिट है ना, आप ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाएंगे अपन। हाँ, स्मोकिंग भी हो सकता है ना। जो भी नशे की चीजें हैं वो सब इसमें आ सकती है। तो ये हमारे एक्सेप्शंस है और ये अजम्पशंस है। हाँ, 2 ही है। तो ये अपना लॉ कंप्लीट हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू। कोई डाउट है इसमें? लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर कल अपन इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। एक और लॉ है गॉसियन का, सेकंड लॉ पढ़ेंगे अपन। अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें सेकंड लॉ ऑफ गॉसियन अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ ईएमयू। ये है लॉ ऑफ डीएमयू। अगला लॉ हमारा होगा लॉ ऑफ ईएमयू। ठीक है।